उस सारे स्टूडेंट्स जो कहीं न कहीं जेईई 2025 में लगे हुए हैं, जो जेईई 2026 के लिए लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मैथ्स कैसे पढ़ा जाए, कैसे 80 प्लस या 70 प्लस या 90 प्लस मैथ्स में स्कोर करा जाए, उस सारे स्टूडेंट्स के लिए हमारा आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं न कहीं आप मेहनत बहुत कर रहे होंगे मैथ्स के पेपर के लिए, आप तैयारी कर रहे होंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर रहे होंगे, टाइम बहुत लगा रहे होंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी मैथ्स में उतनी ज़्यादा निखर के नहीं आती, उतनी ज़्यादा निकल के नहीं आती। आप मेहनत कर रहे हैं 4-4 5-5 घंटे, लेकिन सिर्फ 4 से 10 क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। जितना आप कहीं न कहीं मैथ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा। उस सारे स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी चीज़ कि हम आज के वीडियो में हम सारे चैप्टर्स की बात कर रहे होंगे मैथ्स में कि किन-किन चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए एंड किस तरीके से पढ़ने से वो चैप्टर्स आपके लिए बहुत आसान बन जाएँगे एंड आपकी जेईई प्रिपरेशन को बहुत एक अच्छे लेवल पे लेके चले जाएँगे। जिसमें आप मैथ्स में जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए 30 से 40 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत मुश्किल होता है, वहाँ आप आराम से 50 से 80 मार्क्स तक भी स्कोर कर सकते हैं, 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेहनत करना होगा, सिर्फ मेहनत, और जो डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन को फॉलो करिए, आराम से आप 90 प्लस या 80 प्लस स्कोर कर लेंगे जेईई एग्ज़ाम के मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन मैथ्स। 90 प्लस मार्क्स मैथ्स में स्कोर करना इज़ अ बिग डील। बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप प्रॉमिस करते हो कि भैया मैं मेहनत करूँगा, आप गाइडेंस दे दो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम की होंगी। अगर ऐसा है कि भैया मुझे कोई ना कुछ मैजिकल कोई चीज़ दे दो या फिर कुछ तगड़ी सी कुछ अजीब सा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता दो, वो कुछ नहीं यहाँ पे होने वाला। अगर आप मेहनत करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको एक पाथ की तरह काम आएंगी कि आपकी मेहनत को थोड़ा आसान कर देंगी, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो मैथ्स हम कहीं ना कहीं आईटी जेईई एंड जेईई मेंस की हम बात करेंगे, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़रूर है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं नॉलेज आती है। नॉलेज की बात करें तो नॉलेज में कॉन्सेप्ट्स मैटर करेगा एंड एप्लीकेशन पार्ट मैटर करेगा। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसकी कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है उसको अच्छे से फोकस करो पढ़ने का, एंड जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको अच्छे से फोकस करो उस चीज़ पे। उससे बेसिकली क्या होगा, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला रटने के बाद आपका सवाल हो जाएगा, ये चीज़ पे बिल्कुल नहीं जाना मैथ्स की। अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन पार्ट पे बेसिकली करने से होगा ये कि जब आपको मल्टीपल चैप्टर्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप आसानी से वो क्वेश्चंस कर लोगे। स्पीड पे आपको काम करना पड़ेगा, टाइम ऑफ सिटिंग पे आपको काम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी पे आपको काम करना पड़ेगा, और एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपका एनालिसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एनालिसिस की कैटेगरी में ही आ रहे होते हैं, तो आपको अपने एनालिसिस पे ज़रूर काम करना पड़ेगा कि भैया मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे टेम्परामेंट को मैं कितना कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मेरी स्पीड क्या है, मेरा टाइम सिटिंग में बढ़ा पा रहा हूँ नहीं बढ़ा पा रहा है, एक्यूरेसी क्या है, अगर मैं किसी क्वेश्चन को करने बैठ रहा हूँ तो कितने फोकस के साथ मैं उस क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ। तो ये सब एस्पेक्ट्स को ज़रूर बैक ऑफ द माइंड आपको चलाना है जब भी आप पढ़ाई करो। तो इतने लोड के साथ नहीं, इतने लोड के साथ मैं पढ़ाई करूँ तो कैसे पढ़ाई कर पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जब आप पढ़ाई करोगे तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फैक्टर दिखेंगे आपकी जेईई प्रिपरेशन की रुकावट में। जब आप पेपर कर रहे हो, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें नज़र आ रहा होगा कि भैया मैं कर सकता था और क्वेश्चंस पर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस मेरे से छूट गए लैक ऑफ टाइम की वजह से। तो एक एक फैक्टर पे आपको थोड़ा थोड़ा समय लगा के काम करना है। पहले पहचानना है कि क्या दिक्कत है एंड उसके बाद से उस पर काम करना है, ठीक है। बहुत अलग दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, पर आज की वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम उन पर बात, जो फर्स्ट चीज़ है दैट इज़ फोकस ऑन फंडामेंटल। फोकस ऑन फंडामेंटल, आपको फंडामेंटल चैप्टर जो भी है उस पर फोकस ज़रूर करना पड़ेगा। भैया क्या हो जाएगा फंडामेंटल फोकस करके, मैं आगे की चीज़ें पढ़ लेता हूँ, जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो तो पढ़ लेता हूँ, क्या इससे सवाल इतने सारे आ जाते हैं क्या जेईई मेंस में, 2-5 सवाल आ जाते हैं क्या? चांसेस कम है, ठीक है। डायरेक्टली मुश्किल से मुश्किल सारे चैप्टर से गिन के 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये चैप्टर आप अच्छे से करते हो, अगर ये सारे चैप्टर्स आप अच्छे से करते हो, तो आपको एटलीस्ट 5 से 6 चैप्टर जो आगे के आने वाले हैं एंड जो बड़े बड़े चैप्टर जिससे 7 से 8 सवाल भी आ जाते हैं, उन चैप्टर्स में आपको बहुत आसानी होगी, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो मैथ्स में, जिनमें आपको ऐसा फील आएगा अंदर से कि भैया शायद से मेरा ना बेसिक कमज़ोर है। सो ये चैप्टर्स आपको ज़रूर करने पड़ेंगे। बेसिक मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री 1 2, ट्रिग्नोमेट्री 1 2 मतलब ट्रिग्नोमेट्री 1 में कहीं ना कहीं हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन पे बात कर रहे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 2 में हम इक्वेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे होते हैं। हम 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को मिला रहे होते हैं एंड देख रहे होते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, क्या क्या सॉल्यूशंस निकल रहे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस सीरीज की बात करूँ तो आपको कहीं ना कहीं वैरायटी पे ज़रूर फोकस करना है, वैरायटी पे ज़रूर फोकस करना है। सीक्वेंस सीरीज पे तो मोस्टली आपको वैरायटी पे फोकस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कॉन्सेप्ट्स पे ज़रूर फोकस करना है, ठीक है, कि इसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स लोगों को आ जाते हैं, चीज़ें समझ में आ जाती है, एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस वो कर भी लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद कुछ अगर हट के क्वेश्चन दे दिया तो वो नहीं बन पाते लोगों से। एंड सीक्वेंस सीरीज़ की बात करूँ तो वैराइटीज़ आप एक बार देख लो। अगर आप ऑफिशियली देखने जाओगे तो आपको सीक्वेंस सीरीज़ में गिन के
10 से 15 वैराइटीज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर इनडायरेक्टली आपने शीट जब सॉल्व करे तो उसमें देखो कि कौन कौन सी वैराइटीज़ नहीं इंट्रोड्यूस हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं बन रही। कोई बुक सॉल्व करे तो उसमें नोटिस करो कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही, ये वैरायटी नहीं है थोड़ी सी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें, उनको अलग से हाईलाइट कर दो, उनको अलग से नोट कर लो, ताकि इन फ्यूचर आप उसको रिवाइज कर सको। एंड एक सेट ऑफ आपके पास सीक्वेंस सीरीज़ का एक सेट ऑफ रोड मैप हो कि इस तरीके से मुझे चैप्टर को पढ़ना है। ये सब चैप्टर जब आप कंप्लीट करोगे तो फ्यूचर में आगे की वीडियो में हम बता रहे होंगे कि इन सब चैप्टर्स का बेनिफिट कैसे आ जाता है। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेट ऑफ चैप्टर्स है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ दिक्कतों की मैं बात कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो सबसे मेन दिक्कत है वो ये है कि ये टाइम टेकिंग चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा समय लेता है ये चैप्टर, ठीक है। उसमें भूल जाना इज़ द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। इस चैप्टर में हालांकि कहीं ना कहीं जब आप नोट्स के बेस पे बात करोगे ना, तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं 100 से 200 पेज के लमसम का आपके ये चैप्टर जा रहे होंगे। मतलब कौन सा चैप्टर, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, ये दोनों मिला के 100 से 200 पेज के, कई जगह पे तो 500 पेज के भी ये चैप्टर चले जाते हैं कि कॉपी भर जाती है इन चैप्टर्स पे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें भूल जाना वाजिब है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि रिवीजन इज़ रिक्वायर्ड मैनी टाइम्स, बहुत बारी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अच्छा, मैथ्स में आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो थ्योरी के बेस पे आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बाई थ्योरी आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस के साथ आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको थ्योरी तो 2 से 3 बार रिवाइज ज़रूर करनी है, पर साथ में कुछ कुछ क्वेश्चन को हाईलाइट ज़रूर करते रहना है कि हाँ। अच्छा, सबसे मेन चीज़ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो आपका जो माइंड सेट होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, जो आपका माइंड सेट होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन में सॉल्व करके, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन में सॉल्व करके मैं ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ, तो वैसे क्वेश्चन को आप ज़रूर हाईलाइट करो एंड वैसे क्वेश्चन पे आप ज़रूर फोकस करना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सर्कल बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स हैं एंड टाइम टेकिंग है, लेकिन एक बारी अगर आप इनको अच्छे से 1-2 बारी रिवीजन कर लो, जैसे जैसे टीचर्स आपको बता रहे हैं उस तरीके से चीज़ों को कर लो, अगर कर लेते हो तो जेईई मेंस में कहीं ना कहीं ये सेट ऑफ चैप्टर से आपको डायरेक्टली 6 सवाल के लमसम देखने को मिल जाते हैं। 6 से 7 सवाल आपको इन चैप्टर से देखने को मिल जाते हैं। कई पेपर्स में तो बहुत ज़्यादा सवाल, 10-10 सवाल तक जाते हैं इन चैप्टर से। हाइपरबोला, पैराबोला एंड एलिप्स, ये चैप्टर्स कहीं ना कहीं आपको ईजियर साइड में नजर आएंगे अगर आपसे ये 2 चैप्टर आराम से बन गए तो। ये 2 कहीं ना कहीं आपको ज्योमेट्री के बेसिक फंडामेंटल आपके सेटअप करेंगे, जो आगे के चैप्टर्स में भी आपको थोड़े थोड़े बहुत काम आ रहे होंगे, ठीक है। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ चैप्टर वो है बाइनोमियल पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, चैप्टर टफ है, नो डाउट चैप्टर टफ है, मेंटल लेवल आपका इंक्रीज करता है ये चैप्टर। अगर इन चैप्टर्स को आप कर लेते हो एक बार टाइम लगा के, पेशेंस के साथ, बिना डरे, तो ये मेंटल लेवल आपका आईक्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज कर लेते हैं। थिंकिंग प्रोसेस ज़रूर इनहेंस करते हैं ये चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जेईई के फील्ड में जो आपके थिंकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस इनहेंस करते हैं, सोचने का जो तरीका है वो आपका बढ़ाते हैं। ये टफ क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता आईआईटी जेईई में। आईआईटी जेईई में जितना मेरा एनालिसिस है, आज तक बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं आया है पीएनसी से, ठीक है। नॉर्मल से नॉर्मल, इजी टू मीडियम सवाल ही देखने को मिलते हैं। तो जब आप एक बार इन चैप्टर को समय लगा के कर लोगे ना, तो जब आप आईआईटी जेईई या जेईई मेंस का एग्जाम दे रहोगे तो आसानी से आपसे सवाल बनते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको फोकस कैसे करना है इन चैप्टर्स में, वेराइटीज़ पे फोकस करना है। अच्छा, कैसे वेराइटीज़ पे फोकस करना है कि भैया क्वेश्चंस की वेराइटीज़ कैसी है, अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन कैसे बिल्ड हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। उन क्वेश्चन को हाईलाइट करके बार बार रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक। जहाँ भी आपको नया सेट ऑफ क्वेश्चन मिल रहा है उसको भी हाईलाइट करके एक कंटेंट आप रेडी करते जाओ आपके लिए कि भैया हाँ, पीएनसी का मेरा एटलीस्ट ये 50-60 पेज का कंटेंट है जिसको मैं बार बार रिवाइज करूंगा एंड इससे मेरी पूरी पीएनसी प्रोबेबिलिटी या बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो रहा होगा, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं आईआईटी जेईई एडवांस में एंड जेईई मेंस में, तो कहीं ना कहीं आपको 5 से 6 क्वेश्चन इन चैप्टर से ही देखने को मिलते हैं। टफ ज़रूर है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है, या स्टार्टिंग के लेक्चर्स ही नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ही नहीं बन रहा है आपसे। तो ऐसा होगा, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है एंड सीरियसली बेस पे ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट कर देगा अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो बस लगे रहिएगा, ठीक है। रिवाइज करते रहिएगा, वेराइटीज़ को समझते रहिएगा, ठीक है। ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स, चीज़ों को बार बार याद करने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ मैंने भूल तो नहीं रहा। अगर जब भी भूलें तो एक बार वापस जाकर रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। डिप्रेस बिल्कुल मत होइएगा इन चैप्टर्स के लिए, ठीक है। थोड़े आसान चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इजी टॉपिक्स हैं ये, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। थोड़े आसान टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, पर स्टूडेंट्स जब ये, अच्छा, स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है इन टॉपिक्स में कि जब ये करते हैं ना तो स्टूडेंट से बन जाता है, ठीक है। स्टूडेंट आसानी से इन टॉपिक्स को बना लेते हैं, पर जब रियलिटी में जब सवाल आता है तो नहीं बनता स्टूडेंट से, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी जो हमारा चैप्टर है, इसमें बस जो फंक्शन है वो डिफरेंशियबल है या नहीं है, किस पॉइंट पर डिफरेंशियबल है या नहीं है, बस इसी से कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर सवाल देखने को मिलेंगे आईआईटी जेईई या जेईई मेंस में, लेकिन फिर भी स्टूडेंट से नहीं बनते हैं। तो ये चैप्टर अगर आपको ठीक ठाक तरीके से करना है, इतना कि
आप आईआईटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, तो सबसे पहले मैं बार-बार ही बोल रहा हूँ, बेसिक्स आपके थोड़े अच्छे होने चाहिए, ग्राफ की नॉलेज थोड़ी बहुत आपकी होनी चाहिए एंड तीसरी चीज़ की जो अलग-अलग वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, वैराइटी ज़रूर आप प्रैक्टिस करें इन चैप्टर्स के लिए, ठीक है? अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। स्टार्टिंग में ज़रूर टफ लगेगा क्योंकि थोड़ी नई नई चीज़ें हैं। इन्वर्स वैसे भी लोगों को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में ज़रूर टफ लगेगा, नई नई चीज़ें हैं। ग्राफ जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डायरेक्टली अगर आप इस चैप्टर की बात करूँ तो डायरेक्टली इस चैप्टर ना डायरेक्टली आपको कम ही सवाल देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, 1 से 2 सवाल आपको मैक्स टू मैक्स देखने को मिलेगा। पर इनडायरेक्टली जैसे हो गया, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा हो गया एंड और भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें डायरेक्टली आईटीएफ का यूज़ हो रहा होगा, बिना आईटीएफ के यूज़ हुए आपसे वो क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं। एंड आईटीएफ का बहुत आसान लेवल पे ही यूज़ होता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में। अगर दूसरे चैप्टर्स की मैं बात करूँ तो ग्राफिकल नॉलेज इस चैप्टर का ज़रूर होना चाहिए। कौन से पॉइंट पे क्या वैल्यूज़ आ रही है, ये नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए। टाइम लगेगा इस चैप्टर को करने में, डरना नहीं है, डरना बिल्कुल मना है इस चैप्टर के लिए। डरिएगा बिल्कुल भी मत, आराम से धीरे धीरे करते जाइएगा। नोटिस करिएगा कि एक ना एक बारी आपसे चैप्टर हो जाएगा। ग्राफ को कहीं ना कहीं अपने टेबल के सामने चिपका दीजिएगा, एक बारी दिन में देख ज़रूर लीजिएगा कि ऐसे ऐसे ग्राफ्स होता है, ताकि आपको रिकॉल होती रहे चीज़ें, ठीक है? आप ट्राई कीजिएगा, फेल होइएगा, ठीक है? अपने मिस्टेक्स को समझिएगा। बस ये 3 जो बाण है इस चैप्टर को करने के लिए वो ये है कि आप पहले ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद से आप फेल होइए कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे, क्वेश्चन जब बनाने जाएंगे तो लगेगा कि डर लगेगा कि नहीं बन रहा, भैया क्या करूँ इसमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? एंड उसके बाद से मिस्टेक्स से सीखिए, ठीक है? कि क्यों नहीं बना वो क्वेश्चन, जब टीचर आपको रिवाइज़ करवाए तो वहाँ पे सीखिए कि और एंड जब टीचर आपको रिवाइज़ करवाए वहाँ पे सीखिए। एंड आप नोटिस कीजिएगा ना कि कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे हैं, जब टीचर्स उसको करवा रहे हैं ना, तो वो बहुत आसान क्वेश्चंस आपको देखने में लग रहा है, अंदर से आपको भी ऐसा फील आएगा कि यार ये तो मैं बना लूँगा। तो आपका प्रिपरेशन इस चैप्टर के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप पहले इस चैप्टर को ट्राई कीजिए, ठीक है? क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, नहीं बने तो एक बारी पूछिए टीचर से, उनका बनाने का ढंग देखिए किस ढंग से वो बना रहे हैं, उसके बाद से आप उस ढंग को कॉपी करने की कोशिश कीजिए एंड उसके यही प्रोसेस से आप बार बारी इस चैप्टर को करने की कोशिश कीजिए। ये चैप्टर आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन की बात करूँ, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट एंड एरिया अंडर कर्व की बात करूँ। अच्छा, इंटीग्रेशन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एरिया अंडर कर्व में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। इंटीग्रेशन के लिए सबसे मेन जो चीज़ है दैट इज़ आपकी बेसिक। वही ट्रिग्नोमेट्री आपको भर के देखने को मिलेगी, आईटीएफ आपको भर के देखने को मिलेगा, ठीक है? आपको जो बेसिक चीज़ें वो आपको भर के देखने को मिलेगी। तो बेसिक्स आपके कहीं न कहीं थोड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी फंक्शंस, कौन सी चीज़ें किस तरीके से यूज़ हो रही है, ठीक है? एंड जो सबसे बेसिक में जो एक और चैप्टर है वो है फंक्शन। फंक्शन बेसिक में एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं न कहीं आपके ग्राफिकल एनालिटिक्स को एंड फंक्शंस अलग साइन, थीटा, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फंक्शन के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ये भी कहीं न कहीं आपके बेसिक फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा, ग्राफिकल नॉलेज को और बढ़ाएगा। वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस इससे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं वापस से इंटीग्रेशन के ऊपर। तो इंटीग्रेशन में बेसिक्स रिक्वायर्ड बहुत होगा। फोकस ऑन द क्वांटिटी एज वेल एज वैरायटी, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, साथ-साथ में हाइलाइट भी करते जाइएगा कि कौन से क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है, किस तरीके की दिक्कत आ रही है, उस तरीके से हिसाब से आप हाइलाइट करते जाइएगा। ईज़ी, मीडियम और हार्ड, ये 3 सेक्शन में आप अपने हाइलाइटर को डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन के नीचे ई लिख दीजिएगा अगर आपको आसान लगे तो, एम लिख दीजिएगा, मीडियम लगे तो हार्ड लगे तो एच लिख दीजिएगा, ठीक है? तो कुछ ऐसे तो फोकस ऑन द क्वांटिटी, क्वांटिटी पे ज़रूर फोकस करना है, साथ साथ में वैराइटीज़ पे भी फोकस करना है। एक बार अगर इस चैप्टर को आपकी आदत लग गई ना, या आपको इस चैप्टर की आदत लग गई, तो ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बहुत मज़ा आएगा करने में, ठीक है? ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस दिस चैप्टर थ्रू क्वेश्चन। ये एक चैप्टर ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स की हिसाब से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, एक शॉर्ट नोट्स टाइप की चीज़ें बना ली कि हाँ भैया मैंने ये मोटा मोटी थ्योरी है इस चैप्टर की, 2-3 पेज का शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे इस चैप्टर के। एंड जो आपको प्रैक्टिस बेसिकली करनी है वो क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है। हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा शीट में, PYQs में, कि आपको किन किन क्वेश्चन दिक्कत है, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। NCERT आप यूज़ कर सकते हैं इस चैप्टर के लिए, ठीक है? आपको बस फ्लो के साथ जाना है, ठीक है? जब भी लगे पुराना कुछ दिक्कत है, हाँ, जब भी आपको लगे कि पुराना या बेसिक फंडामेंटल्स में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसी समय आप जाके उस फंडामेंटल को क्लियर कीजिए। लगे कि नहीं भैया इसके लिए मुझे और भी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो एटलीस्ट रट लीजिए उस चीज़ को, ठीक है? तो ऐसे आप देखिएगा कि इस चैप्टर करते पुरानी चीज़ें भी बहुत सारी आपको वापस से ध्यान में आ जाएंगी। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये है वेक्टर 3D। 6 सवाल आपको इस 2 चैप्टर से ही देखने को मिलते हैं। 5 से 6 सवाल कहीं ना कहीं 2 चैप्टर 5 से 6 सवाल आपको दी जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है? बस आपको देखने में डरावना लगेगा। स्टार्टिंग में वेक्टर्स वगैरह की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसकी आदत होती है, टफेस्ट फॉर्म की आदत नहीं होती, ठीक है? कोचिंग्स में कहीं ना कहीं वेक्टर सीधा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस के फॉर्म में लिखवा दिया जाए तो थोड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को चीज़ें समझने में। पर आपको समझना पड़ेगा, एक बार आप हिम्मत करके
इस चैप्टर को करने की कोशिश कीजिए। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर रिक्वायर्ड है। पीवाईक्यूज़ इस चैप्टर के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत मस्ट है, ठीक है। ऑल वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन ज़रूर करना है आपको, ठीक है। आपको फंडामेंटल पे फोकस करना है वेक्टर का। अगर आपको वेक्टर सॉल्व करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप क्वेश्चंस पे मत जाइए, आप डिफरेंट अलग अलग बुक्स पे मत जाइए, इन सारी चीज़ों पे मत जाइए। आपको सबसे पहली चीज़ जो वेक्टर का फंडामेंटल है, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पे आपको ज़रूर फोकस करना है। अगर आपने एक बारी वेक्टर्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीख लिए, उसके बाद से आपको वेक्टर्स में दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद से सिर्फ आपको पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, 3D की अगर मैं बात करूँ, तो 3D हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं न कहीं इसमें जो टॉपिक्स होते हैं, जो हेडिंग्स होती हैं, वही सवाल होता है। नया कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो हेडिंग होगी वही सवाल होगा। आईआईटी, जेईई की भी मैं बात कर रहा हूँ एंड जेईई मेंस की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 3D इस तरीके से पढ़नी है कि टॉपिक्स अपने क्लियर करिए और वही आपको सवाल देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और भी हम इस तरीके के वीडियोस और लाते रहेंगे और अपने जो भी जितना आसान बना सके जेईई प्रिपरेशन को, हमारे जेईई 2025 के एस्पायरेंट के लिए, 26 के एस्पायरेंट के लिए एंड सारे बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं 9th और 10th से जेईई की प्रिपरेशन करें, हम कोशिश करेंगे उतना आसान उनके लिए बनाएं, ताकि आप मेहनत करें, एटलीस्ट सही डायरेक्शन में आप एटलीस्ट मेहनत करें एंड जो आपका रिजल्ट हो बहुत अच्छा आए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।